नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर वापस ऋषिकेश लौटने पर उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उमा भारती ने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और अपने संपर्क में आए सभी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही उमा भारती ने ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में स्थित वंदे मातरम कुंज में सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है खुद को। बता दें कि उमा भारती 22 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव मंत्री धन सिंह रावत के संपर्क में आई थी और अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी और ऐसे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की है जो उनके संपर्क में आए थे कि वो कोरोना के सिम्टम्स दिखने के बाद जांच करवाएं और अगर पॉजिटिव आते हैं तो खुद को क्वारंटीन कर लें। संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि उमा भारती बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के बाद जब ऋषिकेश लौटी हैं तो लक्ष्मण झूला स्थित हेल्थ सेंटर जो है वहां पर उन्होंने अपना कोविड परीक्षण करवाया है, जिसमें परीक्षण के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसके चलते वंदे मातरम कुंज में उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया गया है और अभी डॉक्टरों की सलाह पर वो वहीं पे रहेंगी और ठीक होने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगी और पूरे डॉक्टरों की जो एक टीम है वो उनको सलाह दे रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग को लेकर अपडेट सामने आया है कि षणमुगम की क्वारंटीन होने पर नियुक्त किए गए प्रभारी निदेशक वित्त नियंत्रक संजीव कुमार सिंह प्रभारी निदेशक बनाए गए हैं। मंत्री से हुए विवाद से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट सामने आया है। बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग में षणमुगम के क्वारंटीन होने के बाद प्रभारी निदेशक को नियुक्त किया गया है। वित्त नियंत्रक संजीव कुमार को प्रभारी निदेशक बनाया गया है और ये माना जा रहा है कि मंत्री जी से रेखा आर्या से जो विवाद हुआ है उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग में फेरबदल हुआ है। षणमुगम के क्वारंटीन होने के बाद प्रभारी निदेशक की नियुक्ति हुई है और वित्त नियंत्रक संजीव कुमार सिंह को ही प्रभारी निदेशक बनाया गया है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि मंत्री रेखा आर्या के साथ जो कुछ हालिया विवाद सामने आया है उसके बाद ही ये फेरबदल हुआ है। षणमुगम के क्वारंटीन होने के बाद ये फेरबदल किया गया है। वित्त नियंत्रक संजीव कुमार सिंह को प्रभारी बनाया गया है। अब उनके पास प्रभार आ गया है। प्रभारी निदेशक संजीव कुमार सिंह के पास अब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मंत्री से हुए विवाद से जोड़कर इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य मंत्री रेखा आर्या निदेशक षणमुगम मामले में अपडेट सामने आया है। जांच अधिकारी ने टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन पर भी रोक लगा दी गई है। रेखा आर्या ने भी मातहत सचिवों, अपर सचिव निदेशक की सीआर मंगवाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट सामने आया है देहरादून से। राज्य मंत्री रेखा आर्या निदेशक षणमुगम मामले में अपडेट यह है कि जांच अधिकारी ने टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं ताकि उसकी जांच पड़ताल की जा सके और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन पर फौरन ही रोक लगा दी गई है। उधर रेखा आर्या ने भी मातहत सचिवों और अपर सचिव निदेशक की सीआर मंगवाई है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का एक बार फिर से कद बढ़ गया है। बलूनी को नई टीम में मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल बलूनी बीजेपी प्रवक्ताओं की अब तक की सबसे बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, जिसमें 8 सांसद शामिल हैं और साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी, जीवीएल नरसिम्हा और जफर इस्लाम जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। वहीं बीजेपी के कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी महेंद्र पांडे को मिली है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं के रहने वाले हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी वैसे तो बीजेपी के अंदर लगातार कद्दावर रहे हैं, मगर इस बार बीजेपी संगठन में बलूनी के कद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और इस टीम में अनिल बलूनी बेहद मजबूत हो गए हैं। अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। बलूनी के अलावा 22 अन्य प्रवक्ता बनाए गए हैं।
बलूनी 23 प्रवक्ताओं की टीम को लीड करेंगे। बलूनी के पास मीडिया इंचार्ज का पद भी बरकरार रखा गया है। अनिल बलूनी अमित शाह की टीम में भी ताकतवर पदों पर रहे और अब जेपी नड्डा की टीम में और ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। पिछली टीम में शामिल राम माधव, मुरलीधर राव और सरोज पांडे जैसे नेताओं को नड्डा ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया है, जिसके बाद अनिल बलूनी का कद नड्डा की टीम में और बढ़ गया है। जिस पद और कद पर एक दौर में पहले अरुण जेटली और फिर रविशंकर प्रसाद रहे, उसी कद और पद पर अब अनिल बलूनी नजर आ रहे हैं और उसी तरह ताकतवर और प्रभावशाली भी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपने राज्य के सरोकारों से भी हमेशा जुड़े रहे हैं और उन्होंने हमेशा राज्य की भलाई के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। काशीपुर धामपुर नई रेल लाइन पर काम करवाया, रामनगर में बस पोर्ट को मंजूर करवाया, डॉपलर रडार पर भी बलूनी ने बड़ी पहल की, रिवर्स पलायन के लिए बड़ी मुहिम चलाई। कुल मिलाकर अनिल बलूनी का उस पार्टी के संगठन में कद बढ़ता है जो केंद्र में भी और राज्य में सरकार में है और बलूनी के ताकतवर होने का सीधा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा पर अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में उत्तराखंड से अनिल बलूनी और महेंद्र पांडे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा है कि बीजेपी की नई टीम एक संतुलित टीम है जो पार्टी सफलता के सफर को जारी रखते हुए राष्ट्रहित और जनहित के लक्ष्यों को हासिल करेगी। और विधायक महेश नेगी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। यौन शोषण मामले में पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। मसूरी के क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस टीम को होटल से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। होटल रजिस्टर में महिला और महेश नेगी के साथ होने की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विधायक महेश नेगी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इसी बीच सामने आई है। यौन शोषण मामले में पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। मसूरी के क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस टीम को होटल से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। होटल रजिस्टर में महिला और महेश नेगी के साथ होने की पुष्टि हो गई है। उनकी एंट्री के साक्ष्य मिले हैं। उत्तराखंड में पर्यटन आर्थिकी का महत्वपूर्ण जरिया है या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पर्यटन उद्योग। लेकिन कोविड-19 के चलते सबसे अधिक अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो पर्यटन उद्योग को ही पहुंचा है। उत्तराखंड देश का टॉप मोस्ट राज्य है जिसने 42% जीएसटी लॉकडाउन के बीच गंवा दिया। उत्तराखंड में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पर्यटन का 15% हिस्सा था। जीडीपी भी इससे प्रभावित हुई है। पिछले साल की अगर तुलना करें तो चार धाम यात्रा में इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या ना के बराबर रही, जिससे छोटे कारोबारी से लेकर बड़े कारोबारी तक प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब सरकार ने पर्यटन उद्योग को उभारने के लिए तेजी के साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। कोविड-19 के चलते पर्यटकों के आवागमन पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो सभी हटा दिए गए हैं ताकि पर्यटन कारोबार को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका ले जाना ही था इनको। पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं। कोविड-19 की सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारे उत्तराखंड में समाप्त हो गई हैं। पर्यटक अब यहाँ पर स्वच्छंद रूप से घूम सकता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की वैलीज और मंदिरों का दर्शन प्राप्त कर सकता है। आज विश्व पर्यटन दिवस है और नैनीताल में भी इस दिन को ग्रामीण पर्यटन को प्रमोट करने के तौर पर मनाया गया है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए नैनीताल से पंगुट तक ट्रैकिंग का आयोजन किया। इसमें युवाओं और पर्यटन कारोबारियों ने हिस्सा लिया। 8 किलोमीटर की इस ट्रैकिंग को लड़कियों को इसमें जोड़ा गया है और इसकी थीम है सेफ गर्ल चाइल्ड। रहेगा आने वाले जो बाहर से जो फॉरेनर्स है वो लोग आएंगे तो एक सेफ्टी जोन वो लोग पाएंगे और वो लोग बहुत अच्छे से इस सब चीज़ को रहेंगे। कुछ लोग क्योंकि अकेले भी आते हैं तो उस टाइम पे गर्ल्स अगर साथ में रहेंगी तो उनको ज़्यादा सेफ लगता है और वो गर्ल्स हर चीज़ को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। एक्चुअली वर्ल्ड टूरिज्म डे और वर्ल्ड डॉटर्स डे एक साथ आज हैं तो हमने इस बार सेव गर्ल चाइल्ड की थीम पे और टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट की थीम पे हम आयोजन कर रहे हैं जो कि टोटल 8 किलोमीटर ट्रैक है। तो आज विश्व पर्यटन दिवस है और उत्तराखंड की पहचान पर्यटन से ही है। ऐसे में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चलते रामनगर पर्यटन नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां कोविड-19 भी पर्यटकों को आने से अब नहीं रोक पा रहा है। कॉर्बेट लैंडस्केप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य
और वन्य जीवों के दीदार के लिए लाखों पर्यटक हर साल पहुंचते हैं। लेकिन मार्च के बाद से कोविड-19 के कारण यहां पर्यटकों के आने का सिलसिला रुक गया था। लेकिन अब एक बार फिर से पर्यटकों की चहलकदमी यहां पर देखी जा रही है। नेचर के पास आके बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। एक तो नदी है, सामने पूरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आई थिंक सो होटल की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। जैसे ही कॉर्बेट में पार्क खुलेगा उसकी भी हमारे जो पर्यटक हैं उनके अंदर बहुत ही उत्साह है और उसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों के अंदर भी ये ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जाएगा। पर्यटकों को एक बार फिर इस डेस्टिनेशन से जोड़ने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने भी पहल की है। यहाँ 15 नवंबर से शुरू होने वाला नाइट स्टे अब 15 अक्टूबर से ही शुरू किया जा रहा है। वहीं अब जिप्सियों को भी ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है। जो यहाँ पर एक नाइट स्टे की सुविधा होती है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, उसको बहुत दुरुस्त किया गया है। इसके अलावा 7 इको टूरिज्म जोन के अलावा एक नया इको टूरिज्म जोन रिंगोड़ा भी जल्द ही उसको भी प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटकों को लाने के प्रयास हर तरफ से किए गए, जिसके अब सुखद परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे एक बार फिर पर्यटन उद्योग पटरी पर आता हुआ नजर आने लगा है। उत्तराखंड का अलौकिक सौंदर्य हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता रहा है। यहाँ कोविड-19 के चलते पर्यटक इस सौंदर्य से दूर हो गए थे, लेकिन सरकार, कॉर्बेट प्रशासन और इस होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके प्रयास अब रंग लाने लगे हैं, जिसके बाद से अब कॉर्बेट नगरी फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। शासन द्वारा गंगा में रिवर राफ्टिंग की अनुमति मिलने के बाद 7 महीने के बाद एक बार फिर से गंगा में रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण और मानसून सीजन के चलते ऋषिकेश के राफ्टिंग पर्यटकों के लिए बंद हो गई थी। हालांकि अभी कम संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद व्यवसायियों में बनी हुई है। कारण कुछ कम आ रहे हैं और पानी का लेवल सर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो राफ्टिंग हमारी होती है सर शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, मरीन ड्राइव, जो लंबे स्ट्रेचेस होते हैं उनमें भी राफ्टिंग सर कोई जा नहीं रहा। सर छोटी वाली स्ट्रेच चल रही है ब्रह्मपुरी से सर। अभी राफ्टिंग सर नवरात्रे के बाद थोड़ा राफ्टिंग थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे चलेगी। और सुविधाएं सर ये है कि एक साथ में हम 2 से 3 राफ्ट उतारते हैं, तो वो पूरा सेफ्टी के साथ ही उतारते हैं सर। ऋषिकेश में जाम के झाम से लोग परेशान हैं। शहर में अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश की भी यहां पर अवहेलना हो रही है। शहर की लगातार जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। गांव से ऋषिकेश हजारों लोग आ रहे हैं। अवैध निर्माण पर लगाम कब लगेगी, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर जाम का झाम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं, क्योंकि शहर में अवैध तरीके से निर्माण भी हो रहा है धड़ल्ले से, और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की जा रही है। पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखने वाला शहर ऋषिकेश सड़कों पर लग रहे जाम और अवैध अतिक्रमण का शिकार है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और पहाड़ों से पलायन ने ऋषिकेश में अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना हो रही है और साल भर बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ऋषिकेश में 1 लाख के नीचे की आबादी थी और नगर निगम बनने के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें जब क्षेत्रों को मर्ज किया गया और 2011 में यही जनसंख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई। वहीं इसे लेकर अनिल कुमार गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अतिक्रमण और अवैध कब्जों से तीर्थनगरी ऋषिकेश की सूरत बिगड़ रही है। सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे भी किए जा रहे हैं, जिस पर सुनवाई के बाद संयुक्त खंडपीठ ने मामले में अवैध रूप से किए गए 1127 निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हजारों की संख्या में ऋषिकेश में लोग बस चुके हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो सबसे बड़ी समस्या ऋषिकेश के विकास में आ रही है वो आ रही है अवैध निर्माणों के कारण। करीब 1100 से ऊपर मैं समझता हूँ ऋषिकेश में अवैध निर्माण है, जिनके ऊपर लगातार हाईकोर्ट का डंडा भी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए थी। और इसका सीधा असर जो है वो नगर निगम की कार्यशैली पर भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो विकास ऋषिकेश का होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। मेरे द्वारा मार्च 2006 से इस मुहिम को शुरू किया गया था। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने के पश्चात मेरे द्वारा 21 अप्रैल 2010 को माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई, जिसका निर्णय 24 अगस्त 2018 को आया। निर्णय के पश्चात भी जब 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 23 अगस्त 2019 को मेरे द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई।
जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 3 हफ्ते के नोटिस दिए, परंतु आज 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी विभाग अपनी कार्रवाई नहीं कर पाया है। निश्चित तौर पे उसके लिए हम भी लगातार चिंतित हैं और ये मैंने अपने घोषणा पत्र में भी था कि पार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है ऋषिकेश में। ऋषिकेश की आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि यहाँ पे हमको पर्यटन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आवाजाही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देहरादून में आए दिन घरों के आसपास से किंग कोबरा और अजगर के पकड़े जाने का सिलसिला आम बात हो गई है। कल दून के नवादा में एक घर में 14 फीट लंबा वर्मिस पाइथन घुस गया। घर वालों को जैसे ही विशाल अजगर पर नजर पड़ी उनके होश उड़ गए। फौरन ही वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाइथन को रेस्क्यू किया और करीब 50 किलो वजनी पाइथन को पिंजरे में डालकर घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फॉरेस्ट एरिया में तस्वीरें देखिए आप, देहरादून से आई हैं जहां पर इस अजगर को पकड़ा गया, इसे जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर आए दिन इस तरह से किंग कोबरा या फिर अजगर का निकलना आम बात हो गई है, जिससे लोगों में दहशत और डर का माहौल भी है। जब भी ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है वन विभाग को सूचना दी जाती है, वन विभाग की टीम पहुंचती है और फिर किंग कोबरा या फिर अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाता है। लेकिन फिलहाल इनके निकलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रोज देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में अक्सर आपने सांप देखे होंगे जिनमें पाइथन जैसे बड़े विशाल अजगर भी होते हैं, तो किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप भी मौजूद होते हैं। वन विभाग की फॉरेस्ट टीम ने ऐसे ही एक अजगर को देहरादून से पकड़ा है, जिसे आज डी फॉरेस्ट में रिलीज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करीब 14 से 15 फुट लंबा ये अजगर आज वन विभाग की टीम इसको जंगल में रिलीज़ कर रही है। हरिद्वार के भगवानपुर के शहीदपुर गांव में 2 माह से आतंक मचाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। आज सुबह जैसे ही गुलदार अपना शिकार करने के लिए पिंजरे में घुसा, वो पिंजरे में ही कैद हो गया। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र में 4 गुलदार घूम रहे हैं, जिसमें से एक गुलदार आज पिंजरे में कैद हो गया है। तस्वीरें देखिए आप, 2 महीने से इस गुलदार का आतंक मचा हुआ था। भगवानपुर के शहीदपुर गाँव में ग्रामीणों में एक डर का माहौल था। पिंजरा लगाया गया था और आज सुबह जब ये गुलदार इस पिंजरे में शिकार करने के लिए घुसा तो इसी में कैद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को भी इस बात की जानकारी दे दी है। हल्द्वानी में शादी विवाह और शुभ कामों से जुड़े व्यापारियों ने अनोखे अंदाज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बुद्धा पार्क में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए इन व्यवसायियों ने पहले बैंड बाजा और फिर अपनी मांगें सामने रखी। टेंट और बैंक्वेट हॉल व्यापारियों की मांग है कि सरकार कम से कम 400 लोगों के साथ बड़े कार्यक्रम करने की अनुमति दे और साथ ही बैंड वालों ने भी 11 लोगों की अनुमति मांगी है ताकि उनके घर का खर्च चल पाए। हमारा पुरजोर निवेदन गुजारिश है कि जरूर हमें कम से कम 11 आदमियों की अनुमति बारात के लिए दी जाए, जिससे कि हमारा पालन पोषण हो जाए। ये नवंबर दिसंबर का सीजन जो है, ये हमारी आस है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमें 400 लोगों की अनुमति दे, वरना हमें सड़क से। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।